नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल मिश्रा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा, उसके विकास से संबंधित प्रश्न और कुछ प्रमुख रचनाएं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हम आपका समय ना लेते हुए ले चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये आपका पहला प्रश्न है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यानी मौखिक भाषा, जो भाषा का वह माध्यम जो कि हम अपने मुख से बोलकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ध्वनि। यानी ध्वनि जो है हमारी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम जो मौखिक भाषा में मुख से बोलते हैं ध्वनियाँ, उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाती है। तो हमारी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। वर्ण या अक्षर। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर। अब क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी हम अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं उसको लिख दें, वही हमारा क्या है? वर्ण है। उच्चारित ध्वनि, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उसको एक लिखित रूप प्रदान कर दें, वही क्या कहलाता है? हमारा वर्ण कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। यानी वर्णों का सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं कलम, का ला मा, कलम, कमल, का माला, ये हमारी क्या हो जाएंगे? शब्द। लेकिन अगर वही हम लिखें ला का मा, तो उसका क्या हो जाएगा? कोई शब्द नहीं बनेगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है हमारी भारोपीय भाषा परिवार की शब्द है। यानी भारत और यूरोप, यानी भारतीय और यूरोपीय भाषा मिलकर क्या बनी है? भारोपीय भाषा परिवार। तो हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की जो जननी है वो हमारी हो जाएगी अपभ्रंश। हम जानते हैं कि पहले हमारी संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तब जाके हिंदी आई। तो अपभ्रंश क्या हो जाएगी? हमारी हिंदी की जननी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो हम जवाब देंगे कि अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारी हिंदी की जननी हो जाएगी। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यानी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी आ जाएगी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी खड़ी बोली आती है उसे ही हम मूल हिंदी के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी जो शब्द है, यानी हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हमारी जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। तो अगर हमारे क्वेश्चन में पूछेगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हम वहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे किस पे? फारसी भाषा पर। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। देखिए अभी पीछे हम सवाल करवा चुके हैं, उसमें क्या था कि हिंदी की जननी, तो यानी हिंदी की जननी अर्थात माता। तो हिंदी की माँ कौन है? अपभ्रंश। लेकिन यहाँ हिंदी की आदि जननी पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संस्कृत। यानी आर्यन की जो पहली भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। संस्कृत से ही हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद क्या आई है? हिंदी। अब क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसे याद करने का आसान ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, ABC। यानी पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां? ABC, यानी 3, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी बिहारी हिंदी और पांचवी पहाड़ी हिंदी। इन उपभाषाओं की भी कुछ प्रमुख बोलियां, यानी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। अब क्वेश्चन है कि उपभाषा किसे कहते हैं? तो बोली, बोली का जब क्षेत्र जो होगा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगती हैं, तब वह बोली क्या हो जाती? उपभाषा हो जाती। यानी बोली का क्षेत्र थोड़ा सीमित हो जाए, उसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगें,
तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभाषा कहेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कहीं कहीं पूछ लेता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो याद रखिए गुरुमुखी। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा हो जाएंगे। अगर पूछे कि हिंदी के आदि कवि, तब वहाँ स्वयंभू होंगे। हिंदी के प्रथम कवि तो सिद्ध सरहपा होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर जाएगा महाकवि कालिदास। कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कभी कभी पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है? कालिदास की, जो भारत के शेक्सपियर हैं। क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों, दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या है? यानी कि अमीर खुसरो की मुख्य भाषा क्या है? अमीर खुसरो की मुख्य भाषा हो जाएगी खड़ी बोली, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलते हैं इसके बाद हम अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राष्ट्रलिपि की दर्जा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये बिहार की, यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली बोली आती है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, उसका ट्रिक हो जाएगा MMB, यानी 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये हमारे कहाँ की बोलियां हैं? बिहार की, यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा उत्तर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारी देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि को हम क्या कहते हैं? देवताओं की लिपि कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। अब पहले हम भाषा देखेंगे, तो भाषा क्या हो जाएगी? इसकी भाषा खड़ी बोली हो जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पूछ लेता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तब हम क्या करेंगे? हमें तो केवल खड़ी बोली ही याद है। तो हम देखेंगे कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो मुंशी ईसा अल्लाह खान, मुंशी ईसा अल्लाह खान के द्वारा लिखी गई कहानी है रानी केतकी की कहानी। और इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी, उसी रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दे करके सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और किन किन कवियों को दिया गया, सर्वप्रथम किन्हें दिया गया,
उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। अभी हमने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर दिया गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। उनकी कौन सी रचना पर, चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से ही महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हम जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर की बात कर चुके, पंत की बात कर चुके, उसके बाद आती है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी कौन सी रचना पर, तो उनकी यामा रचना पर। फिर हमारा क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं। ये मैला आंचल एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन हैं, तो मैला आंचल नामक उपन्यास के लेखक हो जाएंगे हमारे फणीश्वर नाथ रेणु।